नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है नई सुबह। बज्जात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती रहती है। हर रात मुझे बताना पड़ता है कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा कर दी, ऊपर से छूने भी नहीं देती अपने आप को। बड़ी सती सावित्री बनती है अपने आप को। नशे में धुत रवि ने उलझलूल बकते हुए निधि को मारते हुए कहा। निधि को लात मारते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर रवि को यह एहसास ही नहीं था कि उसने निधि को कितनी जोर से लात मारी थी। दर्द से छटपटाती निधि पर रवि को जरा भी तरस नहीं आ रहा था। वह उसे लगातार मारे जा रहा था। जब सहने की हद पार हो गई, तब निधि ने नशे में चूर रवि को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वह दीवार से जाकर टकराया और वहीं गिर पड़ा। और फिर निधि चीख कर बोली, मुझे अब कोई बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तुम जैसे जानवर को कोई बेटा नहीं दूंगी। मेरे लिए मेरी बेटी ही बहुत है। यह सुनकर गुस्से में रवि जैसे ही उठने को हुआ, निधि ने तुरंत कमरे के बाहर जाकर बाहर से कुंडी लगा दी और रवि वहीं से चीखता रहा। बोला, हरामखोर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू होती कौन है मुझे बच्चा ना देने वाली? हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार निधि ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही सी बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं, इसी मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसके इस फैसले का अंजाम क्या होगा वह खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि नर्क में वह जी रही है, कम से कम भविष्य उससे तो अच्छा ही होगा। निधि ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपाकर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए, वह कभी भी उसका अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड से ज्यादा उसे सन्नाटे में डूबी सड़क से डर लग रहा था। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। शायद वह उसकी जान भी ले ले, उसे मार ही देगा। यही सोचते हुए निधि ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी भी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कोई कहीं नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद वह इस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद कर दे। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा था उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देखकर निधि थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर निधि ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। पर किसी ने फोन नहीं करने दिया तो, या राज जी ने फोन नहीं उठाया तो? रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए निधि ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँग रही थी। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अपने ठंडे से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए निधि ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर निधि को बच्ची के साथ देखकर उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, विधि ने विनती भरे स्वर में कहा।
पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन को आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर निधि ने राज जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। निधि का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया। अब कैसे वह बचाए अपने आप को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही, इधर तरह तरह के ख्याल निधि के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो। निधि सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं, और फिर हेलो की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तो वह धीरे से बोली, मैं निधि। तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया, और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? रवि जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल राज ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी मैं शिव जीवन अस्पताल में हूँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? निधि ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतजार करो, कहकर राज ने रिसीवर रख दिया। निधि ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाइए, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपने जख्मी शरीर पर महसूस कर निधि ने सकुचाते हुए अपने शरीर को शॉल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दे जाने पर निधि चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने निधि को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पे मुस्कुरा दी और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसी बीच राज अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। निधि ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो राज ने लपक कर उसे गोदी में उठा लिया। नर्स ने धीरे से राज को बताया कि संभवतः किसी ने निधि के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। जब राज ने निधि को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि निधि का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है। उन्हें उसकी स्थिति पर रोना आ गया। नर्स को धन्यवाद देते हुए राज ने गुड़िया को कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही निधि ठंड से कांप उठी। तभी राज ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। निधि ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए राज ने निधि को बैठने का कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। राज के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही निधि ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर राज ने उसे अपने घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। निधि ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी निधि सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए, वह उनसे कोई तर्क नहीं करना चाहती थी। तभी राज उसके कमरे में आए और उसे दर्द की दवा देते हुए बोले, इसे खा लो और सो जाओ, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। दवा देकर राज बाहर चले गए। फिर निधि ने चुपचाप दवा खा ली और चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। फिर दवा का भी नशा होने लगा और आंखें बंद करते ही नींद ने उसे दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से निधि की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो राज चाय और नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। निधि शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो। राज ने जवाब दिया। निधि ने अपनी भर आई आंखों से राज की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। राज के तैयार होने तक निधि ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए राज ने धीरे से कहा,
बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते निधि की तरफ देखकर बोले, मैं लंच ऑफिस में ही करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक निधि की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार राज ने निधि को रवि की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर निधि को उसकी मर्यादा ने और राज को उसके प्यार ने कभी इजहार ही नहीं करने दिया, क्योंकि राज निधि की बहुत इज्जत भी करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण निधि किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर निधि ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से उसकी नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने चली गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए राज की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। राज ऑफिस तो चले गए थे, पर नन्ही गुड़िया और निधि का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह है तो गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ले ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत सी गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाजा खोलते ही निधि चौंक गई। राज ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर बहुत खुश हो गई और उसी में रम गई। राज ने निधि को सारा सामान दिखाया। फिर बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए निधि ने उससे माफ़ी मांगी, तो राज ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी से कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए निधि रसोई में घुस गई और जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर में उसने खाना बनाया उतनी देर तक राज गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने राज को दिया। खाते खाते राज ने अचानक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई निधि खामोश बैठी रही। अपने हाथ से निधि के मुंह में पुलाव डालते हुए राज ने कहा, देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। राज ने निधि से यह सब कह तो दिया, पर राज जानते थे कि निधि का अपना कहने को कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। निधि यह बात अच्छी तरह जानती थी कि राज उससे बहुत प्यार करते हैं और उसी के कारण उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह उससे प्यार तो करते ही थे, साथ ही उसका बहुत सम्मान भी करते थे। इसीलिए अब तक चुप रहे। वह यह भी जानती थी कि राज कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। राज की बात सुनकर निधि उससे बोली कि मैं तो उस नर्क से निकलना चाहती हूँ, लेकिन रवि आसानी से मुझे नहीं छोड़ेंगे, वह मुझसे बदला जरूर लेंगे। सिसकते हुए निधि ने कहा और फिर पिछली रात की घटना को पूरी जानकारी राज को दे दी और उसे अपने जख्म भी दिखाए। उसके जख्मों पर प्यार से हाथ फेर कर मरहम का काम करते हुए राज बोले, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तलाक के लिए केस फाइल कर सकता हूँ और रवि को तुम्हें तलाक देना ही होगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तब निधि बोली
कि जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मैं अब उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहकर निधि रोते हुए राज के सीने से लग गई। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से राज ने रवि के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से रवि ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। रवि से तलाक लेने के बाद राज ने निधि से उसकी और अपनी शादी के बारे में पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। निधि ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी और राज के सीने पर सिर रखकर रोती हुई निधि का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्त की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। आज राज, निधि और गुड़िया तीनों बहुत खुश थे। शादी करने के बाद तीनों बाहर घूमने गए। घर आते आते गुड़िया सो गई तो निधि ने उसे दूसरे कमरे में सुला दिया, ये सोचकर कि शायद राज को गुड़िया का अपने कमरे में सोना अच्छा न लगे। उसके बाद निधि राज के कमरे में चली गई। दिन भर की थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही नींद आ गई। फिर राज भी आकर लेट गए और निश्चिंत सी सोती निधि का दमकता चेहरा चूमते हुए राज ने धीरे से करवट ली कि निधि की नींद खुल गई। उसने राज से पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? वह बोले, हाँ, अभी 1 मिनट में आता हूँ मैं। ऐसा बोलते हुए राज बाहर निकल गए। फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थोड़ी उनिंदी सी थी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। राज की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और राज के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोता देखकर निधि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं नई सुबह के स्वागत के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।